नमस्कार। यह है उलझे हुए सियासी मुद्दों का सहज विश्लेषण करने वाला यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव खबर और मैं हूं विजय। आज एक बार फिर बात वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और बिहार की सियासत पर पड़ने वाले उसके असर की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ ही बिहार की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक मोटी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींच दी है। वैसे तो ये लकीर पूरे देश में खिंच गई है, चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की सियासत में भी खिंच गई है, लेकिन बिहार का खास तौर पर जिक्र इसलिए क्योंकि 6 महीने में ही वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के वक्फ बोर्ड बिल वाले दांव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। जो लकीर नरेंद्र मोदी ने खींची है, दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी उसके जिस हिस्से में खड़ी है, क्या पटना में भी उसी हिस्से में खड़े होने का जोखिम नीतीश की पार्टी उठा सकती है? इस सवाल से नीतीश कुमार भी जूझ रहे हैं और बिहार में उनके जमीनी नेता भी। ये जमीनी नेता ही हैं जो विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इसलिए उनके भीतर जो हलचल इस वक्त मची है, आज हम उसी को आपके सामने रखेंगे। नरेंद्र मोदी की वक्फ बिल वाली बिसात ने नीतीश कुमार की हालत 2020 के नतीजों से भी ज़्यादा बुरी कर दी है। यह खतरा भी सामने दिखाई पड़ रहा है। 2020 में अपने कथित हनुमान चिराग मॉडल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति ने नीतीश की पार्टी को करीब करीब हाफ कर दिया था। क्या इस बार उसी चिराग मॉडल का एक्सटेंशन मोदी और शाह की रणनीति का हिस्सा बनने वाला है, जो अब की बार नीतीश कुमार को पूरी तरह साफ कर सकता है? ये एक्सटेंशन क्या नई नवेली जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के रूप में देखने को मिलेगा? बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मंशा किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के बयान खुले तौर पर आप बीजेपी नेताओं के मुंह से कई बार सुन चुके हैं। ऐसा करने वाले बीजेपी के कोई छुटभैये नेता नहीं हैं। बीजेपी कोटे से नीतीश के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे सीनियर लीडर ऐसा बोल चुके हैं। हालांकि बाद में वो लोग अपनी बातों से बदल भी चुके हैं, वही जो आमतौर पर हमारे नेताजी लोग किया करते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया, या फिर मेरी मंशा ऐसा कहने की नहीं थी, मेरी मंशा कुछ और थी, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीतिक चतुराई से जो नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की कुर्सी पर जमे हुए हैं, वो क्या इतने नादान हैं कि बीजेपी के इरादों को समझ नहीं रहे? इसका सीधा जवाब है हरगिज नहीं। नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और चतुर खिलाड़ी हैं। फिर आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मंशा पूरी कैसे करेंगे? नीतीश कुमार के चारों ओर शिकंजा तो दिल्ली से कसा जा चुका है। इसका सबूत आप वक्फ बिल के समर्थन में विपक्ष पर गरजते ललन सिंह के रूप में देख चुके हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तो आए ही बीजेपी से हैं, तो उन्हें लेकर नीतीश कुमार पहले ही बड़ी चूक कर चुके हैं। लेकिन इन समीकरणों के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किस बात का इंतजार है? मौजूदा हालात में पार्टी में टूट की जो तलवार नीतीश कुमार पर लटकाई गई है, उसके पीछे के खिलाड़ी फौरन मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? विधानसभा चुनाव के जरिए जब नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने निकलेंगे, क्या उस वक्त की बिसात मोदी जी ने वक्फ बिल के जरिए बिछा दी है? और कुछ इस तरह से बिछाई है कि नीतीश के हिस्से का सारा वोट बैंक एकजुट रहे, यानी खांटी लवकुश वोट तो एनडीए के खाते में पक्का रहे। अति पिछड़ा और महादलित वोट भी नीतीश बाबू के दम पर बीजेपी की झोली में आ गिरे। साथ ही महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार की जो पकड़ है, उसका फायदा भी एनडीए उम्मीदवारों को मिल जाए। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन से नीतीश के दामन पर जो दाग लग गए हैं, वो नीतीश को निजी तौर पर कमजोर कर दें। क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जो दलील बीजेपी के नेता वक्फ बिल को लेकर दे रहे हैं, वैसी ही दलील दिल्ली में नीतीश की पार्टी के वो नेता दे रहे हैं जो मोदी और शाह के ज्यादा करीब नजर आते हैं। कुछ उसी तर्ज पर पटना में भी नीतीश के नेता बोल रहे हैं। दिल्ली से पटना तक नीतीश कुमार के नेताओं के ऐसे सुर आप खुद सुन लीजिए। जैसे पासमानदा
जो पिछड़े वर्ग हैं, बुनकर हैं, अंसारी हैं, उनके पेट्रोली उनको काफी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वक्फ की संपत्ति के समुचित प्रयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सुनिश्चित होंगे। और साथ ही साथ आप समझे कि यह विधेयक किसी के धार्मिक हितों को प्रभावित करने के लिए नहीं है। एक्चुअली इस बिल का उद्देश्य जो वक्फ की संपत्ति है उसका प्रभावी प्रबंधन करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और ट्रांसपेरेंसी लाना। और सचेत कमेटी ने जो अनुशंसा किया था उन्हीं तथ्यों को विशेष रूप से सरकार ने इस बिल में समाहित किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार के जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो यह बात समझते हैं कि यह बिल उनके हित में है, ब्रॉडर पेट्रोल इंटरेस्ट में है। ये वो पसमानदा मुस्लिम वर्ग है जिसकी सियासत प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। ईद पर सौगाते मोदी भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। क्या अपनी सियासत साधने के लिए भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पार्टी को मोहरा बना रहे हैं? क्या वाकई पिछड़े गरीब मुसलमान वक्फ बोर्ड के चंद रसूखदार मुस्लिमों के हाथ से निकल जाने पर खुश होंगे, या फिर उनकी आज की ज़रूरत और शायद कल की भी ज़रूरत कुछ और है? उनकी ज़रूरत रोजी रोटी है, बच्चों का बेहतर भविष्य, शिक्षा और इज्जतदार जिंदगी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री उस समुदाय को घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कपड़े से पहचानने जाने वाले, ऐसी बहुत तरह की बातें करते हैं, उस प्रधानमंत्री की वक्फ बिल वाली दलीलों पर क्या मुस्लिम समाज भरोसा कर लेगा? जबकि वक्फ का मसला मुस्लिम समाज के लिए बहुत इमोशनल है। नरेंद्र मोदी ही क्या, पूरी बीजेपी दो टूक कहती है कि उसे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। लोकसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद तक नहीं है। और उधर मोदी जी की ही तरह उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं भी बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जिस राज्य बिहार की बात चल रही है वहाँ बीजेपी की क्या पोजीशन है मुस्लिम विधायकों के खाते में। यहाँ भी बीजेपी के मुस्लिम विधायकों का खाता 0 है, 0। जाहिर है कि बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं है, इसीलिए बीजेपी बेफिक्र है। और अपनी राजनीति के जाल में नीतीश को जिस तरह बीजेपी ने फंसाया है उसका क्रेडिट भी बीजेपी के नेता नीतीश और बाकी दलों को देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जाएगा, जिस तरह से एनडीए ने चट्टानी एकता का परिचय दिया है लोकसभा और राज्यसभा में, वह काबिले तारीफ है। विरोधियों के मुंह पर तमाचा है और विरोधी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अरे साहब, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि आपके पिताजी भी, लालू यादव जी भी इसमें संशोधन का मांग 2010 से ही कर रहे थे। हम लोगों ने करके दिखाया उसको। एनडीए के सारे घटक दल चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और निश्चित रूप से मुसलमानों का विश्वास एनडीए के सभी दलों के प्रति बढ़ा है। जो मुसलमानों में पसमानदा हैं, अकलियत है, बोहरा है, गरीब है, पिछड़े हैं, उनका भरोसा एनडीए के सभी दलों की तरफ बढ़ा है। सभी दल इससे मजबूत होंगे और एनडीए निश्चित रूप से बिहार चुनाव में भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। आपको नीतीश कुमार चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, ये बताने के लिए बीजेपी ज्यादा उत्सुक क्यों है? क्या ये भी उसकी रणनीति का हिस्सा है? तो चलिए मोदी और शाह की उस रणनीति को भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई, बीजेपी का कोई नेता इन बातों का डंका बजाकर ऐलान तो करेगा नहीं, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार जिस दूध से जले हैं वो खतरा अब दूध के साथ साथ छाछ की जुगलबंदी में भी नजर आ रहा है। 2020 में खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर किस तरह चिराग पासवान ने नीतीश को 43 सीटों पर समेट दिया था, ये सब अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का साथ चाहिए उस 15% वोट बैंक की खातिर जिसके बगैर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। इसमें करीब 5% मुस्लिम वोट भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी नीतीश कुमार को इतना ताकतवर भी नहीं देखना चाहते कि वो अपनी शर्तों पर बार्गेन कर सकें। पिछली बार चिराग मॉडल से उन्होंने ये काम किया, अब की बार वक्फ बिल के जरिए अपने चुनावी हिंदुत्व को मजबूत किया और लगे हाथ नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर हथौड़ा भी चलने दिया ताकि अपने पाले में नीतीश कमज़ोर पड़ जाएं। लेकिन मुस्लिम वोट पूरी तरह एनडीए से छिटक कर विपक्ष की झोली में चला जाए, ये भी उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे तो 19% एक मुश्त मुस्लिम वोट के सहारे
आरजेडी और कांग्रेस सत्ता तक पहुंच सकते हैं। क्या इसी की काट के लिए चिराग पासवान लगातार मीडिया में मुस्लिमों के अधिकारों पर बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं? वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी के साथ चिराग भी खड़े हैं, लेकिन चर्चा में नीतीश कुमार ही ज़्यादा हैं। क्या मोदी जी को लगता है कि नीतीश से जो मुस्लिम मतदाता नाराज़ है उसे वो चिराग के सहारे एनडीए की तरफ कर लेंगे? एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पहले ही ये तमगा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्या इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स के सहारे प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं? अगर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने और मुस्लिम वोट को बांटने की नरेंद्र मोदी की रणनीति वैसी ही है जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो इस बार पीके भी चिराग मॉडल के एक्सटेंशन के रूप में नज़र आ सकते हैं। वो मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करके बीजेपी के लिए रास्ता आसान बना सकते हैं। पीके नीतीश कुमार की पार्टी में भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के वोट बैंक का उन्हें बढ़िया अंदाज़ा भी है। प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के खास रणनीतिकार भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में पीके की बड़ी भूमिका रही है। यानी पीके मोदी जी के पुराने वाकिफ और भरोसे के व्यक्ति माने जा सकते हैं। इन समीकरणों में सबसे कमज़ोर पिच पर नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। अब अगर वो तमाम जातिगत समीकरणों से भी ऊपर अपने महिला वोट बैंक को अपने पाले में रख पाते हैं और सीट बंटवारे के दौरान मोदी शाह के इंद्रजाल से खुद को बचा पाते हैं, तो उनके लिए 2025 के नतीजों के बाद काम के हालात बन भी सकते हैं, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। क्योंकि महागठबंधन के पिछड़ने और मोदी शाह की महाराष्ट्र मॉडल अपनाए जाने की सूरत में चुनाव बाद भी नीतीश और तेजस्वी की जुगलबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी नीतीश को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक न पहुंच सकें। ये सारे कयास उस वक्त के हैं जब एनडीए ही सत्ता में वापसी कर रहा हो। वक्फ बिल के बाद तो आरजेडी और कांग्रेस की उम्मीदें भी कुलांचे मारने लगी हैं। महागठबंधन भी खुद को सत्ता के करीब देखने लगा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी वर्गों और सभी समूहों का साथ लेकर के बिहार में जो परिवर्तनकारी राजनीति है और जो परिवर्तन तेजस्वी जी के नेतृत्व में दिख रही है, उसके साथ सभी खड़े दिखाई देंगे। यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए समग्र रूप से सोचने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार में महागठबंधन एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग और समन्वय बना करके चुनाव मैदान में जाएगी। और इसमें स्पष्ट रूप से हम जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के कहीं ना कहीं अपने को सेकुलर कहते रहे, उनके सेकुलर कैरेक्टर पूरी तरह से बेनकाब हो गया। नतीजों से पहले तक ऐसी उम्मीद हर किसी को रहती है। वैसे पिछली बार ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस बच भी नहीं सकती, क्योंकि महागठबंधन में सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस ही साबित हुई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी अभी से बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल चुके हैं और ख़ुद भी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी तो नीतीश बाबू के लिए जो तस्वीर बन रही है उसे देखना दिलचस्प है। देखने का काम तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, बस वो चाल कब चलते हैं और कैसे चलते हैं ये देखना अभी बाकी है, और वो वक्त के साथ ही सामने आएगा। अगर आप खबरों की तह तक जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ सियासत की गुत्थी सहज भाषा में सुलझाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही सहयोगियों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।